एवरीवन, मैं सिम्मी सिंह आज के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। IFPH यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ाना। चलिए सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु गिरी, होम्योपैथिक फिजिशियन और कंसल्टेंट। डॉक्टर अनु ने अपनी BHMS की डिग्री मुजफ्फरपुर बिहार से प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने MD इन होम्योपैथी विद स्पेशलाइजेशन इन रेपर्टरी एंड केस टेकिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता से कंप्लीट की है। साथ ही उन्होंने BSc ऑनर्स इन ऑप्थेल्मिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इग्नू से की है। उन्हें होम्योपैथी में 10 से अधिक वर्षों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जिसमें इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट और केस टेकिंग में विशेष दक्षता शामिल है। डॉक्टर अनु की विशेष रुचि ऑब्जर्वेशन इन केस टेकिंग में है, जिसे वे एक फिजिशियन की अनिवार्य कला मानती हैं। आज का टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिशियन एंड इंडिस्पेंसिबल आर्ट इन केस टेकिंग। केस टेकिंग सिर्फ क्वेश्चंस पूछना नहीं है, बल्कि ऑब्जर्व करना उतना ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज डॉक्टर अनु इसी आर्ट को प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के साथ शेयर करेंगी। अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर अनु गिरी। ओवर टू यू मैम। Okay. A very good evening to all respected physicians and dignitaries. आप सबकी आप सबको सबसे पहले तो आज ईद है, तो ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अनु गिरी आप सबके समक्ष जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिशियन एंड इंडिस्पेंसिबल आर्ट इन केस टेकिंग। मुझे उम्मीद है जो बहुमूल्य समय निकालकर आप सब मुझे अगले 1 घंटे सुनेंगे, उस समय का मैं सदुपयोग सार्थकता से कर सकूं। इस प्रेजेंटेशन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या किसी को कोई भी आपत्ति लगे तो अंत में मुझे जरूर बताएं। मैं आपके बहुमूल्य सुझाव का स्वागत करूंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑब्जर्वेशन होता क्या है, जैसे हिंदी में हम अवलोकन कहते हैं। किसी भी चीज को ध्यान से देखना, समझना और उस पर विचार करना, जिससे हम उस चीज के बारे में सही ज्ञान ले पाए, अवलोकन कहलाता है, यानी ऑब्जर्वेशन। और यह कार्य हम अपने सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। साथ में अगर जरूरत होती है तो हम साइंटिफिक टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हम सब जानते हैं कि सेंस ऑर्गन्स और साइंटिफिक टूल्स लगभग हर फिजिशियन के पास एक सी है, लगभग। लेकिन हम सब एक जैसा ऑब्जर्वेशन तो नहीं कर पाते। अगर एक ही पेशेंट 4 डॉक्टर्स के पास या 4 फिजिशियंस के पास जाता है, तो क्या हम सब एक ही तरह की ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? नहीं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं देखा। हम सब के ऑब्जर्वेशन अलग अलग होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि सही ऑब्जर्वेशन के लिए जो रॉ मटेरियल या जो टूल्स लगते हैं, वो है ज्ञान, अनुभव और अच्छी स्मरण शक्ति। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ना तो अनुभव किसी का एक समान होता है, ना स्मरण शक्ति और ना ही ज्ञान। तो इसीलिए हम सब के ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो है जानने की तीव्र इच्छा। हैरीमैन ने अपने शब्दों में ने कहा है कि किसी भी चीज के बारे में सही समझ ले पाना, ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस कर पाना, ये हमारे अंदर इनेट यानी कुदरतन हम में नहीं होता। इसे हम डेवलप करते हैं, इसे हम अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित करते हैं? हम इसे अर्जित करते हैं प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास और सतत प्रयास। हमारा बोध गहरा होता है और हम बेहतर तरीके से ऑब्जर्वेशन इन डेप्थ कर पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें वह नहीं देख सकती
जिसके लिए हमारी बुद्धि में पहले से वो ज्ञान उपलब्ध ना हो। ऑब्जर्वेशन के साथ एक सफल केस टेकिंग करने के लिए जो कुशलता एक चिकित्सक में होनी चाहिए, वो है मानव स्वभाव की अच्छी जानकारी, व्यवहार कुशलता, जांच पड़ताल में सतर्कता और सावधानी, विशेष परिस्थिति बोध, और सबसे महत्वपूर्ण, जो हम में से बहुत लोग कभी कभी रख नहीं पाते, वो है धैर्य। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की अवलोकन शक्ति यानी ऑब्जर्वेशनल पावर जैसे जैसे विकसित हुई, वैसे वैसे चिकित्सा विज्ञान भी आगे बढ़ता गया। चिकित्सा का पूरा इतिहास दरअसल अवलोकन के विकास का इतिहास है। जब जब किसी चिकित्सक ने ध्यान से देखा, सुना और समझा, तब तब चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम में, यानी प्राचीन काल में मेडिसिन किस तरह से प्रैक्टिस की जाती थी, और वहाँ चिकित्सा का किस तरह से पूरा का पूरा जो वातावरण था वो किस प्रकार था। प्राचीन काल में रोगों को देवी और देवताओं के प्रकोप का परिणाम माना जाता था, और इस वक्त इलाज के लिए अनुभव और परंपरा तथा जादू टूना इन पर निर्भर रहा जाता था। इसमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु तथा मानव बलि तक प्रचलित थी। इसके बाद आया हिपोक्रेटिक युग। हिपोक्रेट, जिसे हम सब जानते हैं, इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। लेकिन इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या कंट्रीब्यूट किया इन्होंने मेडिकल फील्ड में, जिसकी वजह से हम इन्हें चिकित्सा पद्धति के पिता के नाम से आज जान रहे हैं? तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वह यह कि इन्होंने पूरी चिकित्सा क्षेत्र में उस वक्त होने वाले अंधविश्वास को चुनौती दी, और इन्होंने हर मान्यता पर गहरे प्रश्न उठाए और कहा, रोग किसी देवी देवता का प्रकोप नहीं होता, और ना ही बुरी आत्माओं का असर होता है। हर रोग का कोई ना कोई प्राकृतिक कारण होता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस सबसे जरूरी स्तंभ होते हैं। हिपोक्रेट ने यह भी प्रमाणित किया कि रोग वंशानुगत भी होते हैं, इसीलिए फैमिली हिस्ट्री को जानना रोग की पहचान करने में बहुत सहायक होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भी फैमिली हिस्ट्री मायाज़मेटिक कंफर्मेशन में कितनी आवश्यक होती है। फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ वातावरण भी रोग की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। परिणाम स्वरूप क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन की शुरुआत हिपोक्रेटिक युग में ही हो गई थी। उसके बाद आया जो सिद्धांत, उसका नाम है चार द्रव्यों का सिद्धांत। इसके अनुसार हमारे शरीर में चार प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, और इन द्रव्यों का प्रभाव हमारे स्वभाव और हमारे मिजाज पर पड़ता है, जिसे हम टेम्परामेंट कहते हैं। इन चारों द्रव्यों का संतुलन या तो हमें स्वास्थ्य देता है, और जब यही चारों द्रव्य असंतुलित हो जाते हैं तो रोग उत्पन्न होता है। इस कंसेप्ट का यही एक क्रक्स था, यही मान्यता थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप ब्लड लेटिंग, इसी इन्हीं द्रव्यों को संतुलित रखने के लिए अलग अलग उपाय किए जाने लगे, और उन उपायों में से एक उपाय था ब्लड लेटिंग, जिसे हम कहते हैं रक्त निकालना। सिडेनहम कॉन्सेप्ट। सिडेनहम, इन्हें मॉडर्न हिपोक्रेट कहा जाता था।
क्योंकि इन्होंने चिकित्सा विज्ञान में बहुत सारे बहुमूल्य कंट्रीब्यूशंस किए, योगदान दिए। परंतु इनके अनुसार रोग एक अलग सत्ता है जो मनुष्य के शरीर पर उपस्थित रहती है। यानी रोग अलग, रोगी अलग। परिणाम क्या हुआ इसका? कोई भी कंसेप्ट जब मेडिकल फील्ड में आता है या कोई चिकित्सक किसी तरह की डिस्कवरी करती है, तो उपचारों में बहुत ज्यादा बदलाव आता है। इस तरह ये जब कंसेप्ट आया तो क्या बदलाव आया? हानिकारक रसायनों का प्रयोग होना शुरू हुआ, क्योंकि रोग अलग है। हानिकारक रसायन का प्रयोग हुआ और रोगों को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाने लगा। तो इसके फलस्वरूप कुछ रसायनों का इतना हानिकारक प्रभाव होता था जिससे रोग से भी ज्यादा क्षति मनुष्य के शरीर को पहुंचती थी। और इसका डॉक्टर हैनीमैन ने पूर्णतः विरोध किया। इसके बाद आया मॉर्गेनियन एरा, जिस समय ह्यूमन एनाटॉमी काफी विकसित हुई। और इसके ह्यूमन एनाटॉमी के विकास के साथ साथ मॉर्गेनियन ने कहा, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि रोग के लक्षणों को देखने की आवश्यकता इतनी नहीं है, रोग का स्थान ज्यादा जरूरी है। रोग कहाँ है, रोग का स्थान कहाँ है, उसको खोजो। इन्होंने रोगों को शरीर के अंगों से जोड़ा और कहा कि हर रोग का एक निश्चित स्थान होता है। वह स्थान शरीर का कोई भी अंग हो सकता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि रोगों के इलाज स्थानीय रोग के रूप में होने लगे। इसके विपरीत हैनेमैन ने कहा कि रोग अंग में नहीं, पूरे व्यक्ति में उपस्थित होता है। हिपोक्रेट के लाइक क्योर लाइक सिद्धांत से शुरू होते हुए पैरासेल्सस के विस्तार और विचार से प्रभावित और विलियम क्यूलन के सिनकोना बाग के विवाद से प्रेरित होकर हैनीमैन ने 1796 में अपने निष्पक्ष अवलोकन से होम्योपैथी की नींव रखी। हैनीमैन जिज्ञासु और सत्य के अन्वेषक थे। उन्होंने सिनकोना बाग का मेडिसिन में उपयोग पढ़कर संदेह किया और स्वयं पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और फलस्वरूप आज जो चिकित्सा विज्ञान के रूप में हमारे सामने फल फूल रहा है, वो किसी की धारणा या मान्यता नहीं है, वो किसी का विचार नहीं है। वह एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जो एक्सपेरिमेंट वेरिय अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने के फलस्वरूप हमारे सामने सिद्ध हुआ है। डॉक्टर हैनेमैन ने एफोरिज्म 6 में काल्पनिक सिद्धांतों की व्यर्थता बताई है। उन्होंने कहा है, हाइपोथेटिकल थियोराइजिंग का कोई महत्व नहीं होता जब तक उसे अनुभव जब तक उसे अनुभव से सिद्ध न किया जा सके। कौन से कारक कौन से रोग के कारण है, ये विश्वास के साथ हम आज भी नहीं कह सकते। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आ चुके हैं, लेकिन क्या हम कोविड-19 की महामारी से वाकिफ नहीं है? आज भी विज्ञान कोविड-19 के वायरस यानी एक इन्फ्लुएंजा वायरस के सामने असहाय खड़ा हुआ हमें दिखा है। तो प्रश्न यह है कि कैसे जाने रोग रोगों को भली भांति और सही से किस तरह से समझा जाए जिससे उनका उपचार सफलतापूर्वक किया जा सके। तो क्या करें? रोगों के लक्षणों का कुशलता पूर्वक ऑब्जर्वेशन ही एकमात्र और पक्का तरीका है, क्योंकि हजारों सालों से मनुष्य की बीमारियां और उनके लक्षणों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। थ्योरी बदलती रही है, कभी कोई कारण तो कभी ये थ्योरी प्रूव हुई तो पुरानी वाली थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। अलग अलग थ्योरी समय के साथ आई और गई, लेकिन बीमारियों के लक्षण जैसे थे आज भी मोर और लेस वैसे ही हैं।
लेकिन हम में सबसे बड़ी जो कमी है एक चिकित्सक में, वो ये है कि हम प्रेजुडिस होते हैं, हम पुरानी नॉलेज हमारे ऊपर हावी होती है। तो उससे कैसे बचें? प्रेजुडिस होना प्योर ऑब्जर्वेशन में बाधक है। कैसे रोके प्रेजुडिस होना? तो इसका सबसे आसान तरीका है सजग रहना। अपने ही प्रेजुडिस को ध्यान में रखते हुए सजग रहना है कि हम प्रेजुडिस हो जाते हैं। कुछ त्रुटियां जो हम ऑब्जर्वेशन के दौरान करते हैं, वो है फेल टू ऑब्जर्व और मैल ऑब्जर्वेशन, या गलत ऑब्जर्व करना। सबसे पहले फेल टू ऑब्जर्व, इसमें क्या गड़बड़ी होती है, क्या गलतियां करते हैं? फेवरेट रेमेडी, हम सबको पता है कि जैसे ही कोई दवाई दो तीन जगह सक्सेसफुल हुई, दो तीन डिजीजेस में सक्सेसफुल हुई या इंडिकेशन में सक्सेसफुल हुई, तो धीरे धीरे हम ना चाहते हुए भी अगर कोई सेम डिजीज हमारे सामने आती है, तो सबसे पहले हम फेवरेबल सिम्टम चुनने लगते हैं जो उसी दवा को फेवर करे। और इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है हम मिस कर देते हैं, हम उसे नहीं देखते, नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये भूल बहुत आम है, हम सब करते हैं। और इसकी चर्चा हैनीमैन ने 257 और 258 अफोरिज्म में की है। और नेक्स्ट जो हम ऑब्जर्व नहीं करते, छूट जाता है हमसे, वो है लेसर एसेसरी सिम्टम्स, जो कि क्रोनिक डिजीजेस में देखने को मिलता है। लंबी बीमारी के कारण रोगी कुछ लक्षणों को साधारण मान लेते हैं, और चिकित्सक भी कभी कभी नहीं पूछते, हम भी भूल जाते हैं। जैसे नर्वस डायरिया, uneasy feeling at epigastric region, eating habit of non-nutritious stuff। शायद हमें याद भी नहीं होगा लास्ट टाइम हमने कब पूछा था कि आप खाने की, क्योंकि हम मीठा खट्टा तीता इसी में रह जाते हैं। हम नहीं पूछते कि नॉर्मल फूड आर्टिकल के अलावा भी आपको कुछ और चीजें, अब नॉर्मल चीजें जैसे कच्चा चावल, चूना, चौक, ये सब खाने की आदत है या थी। हम नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि हाँ क्या पसंद है, मीठा तीता नमकीन कड़वा। तो ये गलती होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। देन हैबिट ऑफ ग्राइंडिंग टीथ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, ये सारी चीजें। मैल ऑब्जर्वेशन। अब मैल ऑब्जर्वेशन का क्या कारण है, यानी गलत इंटरप्रेट करना। हमने देखा है और हम कभी कभी देखी हुई चीजों को गलत ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये क्यों होता है? मैल ऑब्जर्वेशन इसीलिए होता है कि जब हम ज्यादा इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं, यानी कि जब हम, जो बात हमें कही गई है, हम उसको ओवर एनालाइज करने लगते हैं। तो मैल ऑब्जर्वेशन से बचने के लिए हमें न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन का सही डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, जो देखा वही लिखा। जो चिकित्सक की मानसिक व्याख्या से प्रभावित ना हो। जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन करें, पेशेंट के सिम्टम रिकॉर्ड करें, साइन और सिम्टम को, तो उस समय हमारे खुद के मेंटल इंटरप्रिटेशन को हम डॉक्यूमेंट ना करें। जो बोला गया है उसको जस का तस लिखना होता है। चिकित्सक सब्जेक्टिव सिम्टम से भी भ्रमित हो सकते हैं, हम होते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को पूरी आजादी होती है, अपने सिम्टम्स को वो किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए रोगी के लक्षणों पर। और छोटी छोटी, क्योंकि कुछ पेशेंट्स की, जैसे हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट, ठीक है, वो क्या करते हैं, छोटी छोटी तकलीफों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। और अगर हमें हमारे बैक ऑफ माइंड में ये नहीं है कि हाइपोकॉन्ड्रियाक मेंटालिटी भी हो सकती है, जैसे फीमेल्स को थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, बहुत ब्लीडिंग हुई है कहते हैं, ठीक है, तो हमें सही आकलन करना बहुत जरूरी है। अब रोग के लक्षण, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, हमें लक्षणों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। जरूरत बस इतनी होती है कि हम शरीर की भाषा कुशलता पूर्वक समझ सकें। और शरीर की भाषा होती है साइन और सिम्टम। अब मानसिक जो लक्षण है यानी मेंटल साइन, वो कैसे जाने और वो कैसे हम और कहाँ से हमें वो मिलेंगे? सबसे पहले बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन, सोच समझ में प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूज्ड माइंड, माइंड कंफ्यूजन, इनकोहेरेंस, मडल्ड। फिर उसके बाद माइंड डल, डिम, डेज, बी क्लाउडेड, स्टूपेफाइड। ये सारे के सारे रूब्रिक से हमारा रिपर्टरी भरा हुआ है। अलग अलग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्टी के बहुत सारे सिम्टम जिन्हें कन्वर्ट किया गया है रूब्रिक में, वो आराम से मिल जाएंगे बशर्ते हम पेशेंट में ध्यान से उसे कलेक्ट कर पाए। फिर उसके बाद पेशेंट किस प्रकार बिहेव कर रहा है हमारे अटेंडेंट के साथ, या जूनियर फिजिशियन अगर बाहर हैं उनके साथ किस तरह से वो व्यवहार कर रहा है, वो भी देखना जरूरी है। वो अब्यूसिव है, ओवर एक्टिव है, एंगर एंगर इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें हैं। इसको ऑब्जर्व करना, ऐसा नहीं है पेशेंट जब हमारे सामने आकर बैठेगा, हम जब सवाल पूछना शुरू करेंगे तभी उस समय से पेशेंट टोटलिटी फ्रेम होगी, नहीं। कभी कभी पेशेंट बाहर रहता है और उसके लेवल ऑफ इरिटेशन, लेवल ऑफ एंगर, लेवल ऑफ इम्पेशेंट बिहेवियर, वो सब से भी हम उसी समय नोट डाउन करें तो शायद हम ज्यादा सही से मिनिमम तक पहुंच पाएंगे और हमारा प्रिस्क्रिप्शन और सक्सेस रेट ज्यादा बेहतर होगा। वेज टू आंसर क्वेरीज, आपको किस प्रकार से पेशेंट जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो वो कैसे जवाब दे रहा है? हड़बड़ाहट में, बढ़ा चढ़ाकर, आपने इतना सा सवाल पूछा उन्होंने पूरी राम कहानी सुना दी कि मेरी उससे ये है उससे वो है सब कुछ, या फिर वो आपसे तो कुछ कह नहीं रहे लेकिन बड़बड़ा रहे। फिजिकल साइन, मेंटल साइन बताया, और फिजिकल साइन, जितना जरूरी फिजिकल साइन को नोटिस करना होता है उतनी ही जरूरी हमारे लिए फिजिकल साइन भी है। फिजिकल साइन में हम क्या देखेंगे? फिजिकल साइन में हम देखेंगे गेट, चाल, पेशेंट किस तरह से चल के आ रहा है, उसी समय बहुत कुछ हमें पता चल जाता है। जैसे पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं है, पेशेंट को कोई जॉइंट डिजीज है, पेशेंट को कोई ट्राउमा है, पेशेंट को कोई बोन डिजीज है, ये सारी चीजों के बारे में हमको उसकी चाल से ही पता चल जाता है। और इसमें पेशेंट को कुछ भूलने की जरूरत नहीं है। दीज ऑल आर प्योर ऑब्जर्वेशन। इसके साथ साथ कुछ फिजिकल साइन जैसे शरीर, स्किन के कलर में बदलाव आना, बॉडी में अबनॉर्मल मूवमेंट, अबनॉर्मल बम्प्स, स्वेलिंग्स, ये सबको भी देखना होता है। फेशियल एक्सप्रेशन, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ डॉक्टर्स सिर्फ चेहरा देखकर दे प्रिस्क्राइब, वो आराम से मेडिसिन लिख देते हैं, क्योंकि चेहरा जो है वो मन का आईना कहते हैं उसको। तो बहुत सारी चीजें हमें सिर्फ चेहरा देखकर रेमेडी सिलेक्शन काफी हद तक कभी कभी इंडिविजुअलाइज करना आसान हो जाता है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में फॉल्ट होना, ये हम जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे सही से मिनिमम सिलेक्ट करने का आधार है। क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन गलत हुआ टोटलिटी गलत होगी, टोटलिटी गलत हुआ तो रेमेडी गलत होगी। तो इसीलिए सही ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें पहली गलती क्या होती है क्लिनिकल सेटअप में? सबसे पहली गलती होती है कि आजकल हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स वही आते हैं जो किसी ना किसी बीमारी के लिए कोई ना कोई दवा, एलोपैथिक दवा चल रही होती है उनकी। तो हम उस दवा की हिस्ट्री नहीं लेते, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेना भूल जाते हैं कि भाई उनकी मेडिकल हिस्ट्री, हम फैमिली हिस्ट्री में अटक जाते हैं। हम पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री क्या चल रही है वो नहीं लेते, और आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज को ट्रू डिजीज की तरह ट्रीट करने लगते हैं। इसीलिए इसका समाधान ये है कि हम प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लें, जिससे कि हमें पेशेंट कौन सी दवाओं का सेवन कर रहा है रेगुलर बेसिस पर और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो सब जब हमारे सामने रहेगा तो हम ट्रू डिजीज का पिक्चर
ठीक से बना पाएंगे और सही सिमिलम प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। और क्या समाधान है इसका? कि पेशेंट जब हमारे पास आया है, वो मेडिसिन ले रहा है लेकिन तकलीफ में है, और उसकी इम्यूनिटी या वाइटल फोर्स कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हम क्या करें? छोड़ दें ऐसे ही? सबसे अच्छा तरीका डॉक्टर हैनेमन ने बताया है कि हमें वाइटल फोर्स पर छोड़ना चाहिए, यानी प्लेसिबो देकर कुछ समय तक हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, पेशेंट को। लेकिन हैनेमन ने एक और तरीका बताया है कि जब पेशेंट की इम्यूनिटी या वाइटल फोर्स कम कॉम्प्रोमाइज्ड हो और वाइटैलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उस समय हमें मेडिसिनल सिम्टम और पेशेंट के सिम्टम को कंबाइन करके टोटलिटी फ्रेम करनी चाहिए, और फिर उसके बेसिस पर जितना क्लोज रिजेम्बल सिमिलम हमें मिल सके वो देना चाहिए हार्मलेस डोजेस में। दूसरी गलती, ऑब्वियस कॉजेस। हम सबको पता है कि हम कितना अम, ये सवाल पेशेंट तो सबसे पहले बताते नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस कॉजेस जो हम सब जानते हैं, जिस तरह से किसी तरह कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, या थॉट प्रोसेस में किसी तरह की अ, या इमोशनल कोई प्रॉब्लम होना, फैमिली रिलेशन में कोई प्रॉब्लम होना, सोशल कोई प्रॉब्लम होना, कोई स्टिग्मेटाइज्ड कुछ कोई दिक्कत हो, नहीं बताते वो लोग। सुसाइडल थॉट्स आए, जनरली नहीं बताते जब तक हम लोग डीपली इंटरोगेट, ठीक से सवाल ना पूछे, वो नहीं बताते। और हम हैनीमैन ने बताया है कि ऑब्वियस कॉज कितना जरूरी है टोटालिटी फ्रेम करने में। तो ये लक्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हें सावधानी और बिना रोगी को शर्मिंदा किए निकालना चाहिए। हमें विश्वास का वातावरण रखना चाहिए, शब्दों में सहानुभूति, और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए कि वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपसे शेयर कर सके, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। वो एक फिजिशियन में होना मुझे लगता है अनिवार्य है। मेंटेनिंग कॉज, ये हम सब जानते हैं कि टोटालिटी लेने के बाद सिमिलम मिला, सिमिलम मिलने के बाद प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद पेशेंट चले गए, पेशेंट को आराम हुआ, फिर 15 दिन के बाद पेशेंट आया, मैडम आराम है, उसके बाद फिर 10 दिन मेडिसिन बंद की, फिर जस का तस वही हालत। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है जब हम प्रॉपरली मेंटेनिंग कॉज का पता नहीं लगा पाते कि इनकी बीमारी जो है उसका बेसिक मेंटेनिंग कॉज क्या है। जब भी बीमारियां ज्यादातर मेंटेनिंग कॉज की वजह से रिलैप्स होती हैं, जिस प्रकार से आजकल लाइफस्टाइल डिजीज हर जगह, ठीक है, तो गलत जीवन शैली, इसकी दवा नहीं दे सकते हम। कि अगर किसी की जीवन शैली ही गलत है, तो हम कहेंगे होम्योपैथी मेडिसिन देने के बाद हम हर तरह की चीजों को ठीक कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं। गलत जीवन शैली का इलाज सही जीवन शैली ही है। हानिकारक आदतें, तनाव, कोई ऑलरेडी अगर जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित है और वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां उसको लगातार परिवार से, या वर्क एनवायरनमेंट उसका ऐसा है जहां उसको लगातार तनाव हो रहा है, तो उसके, अब कितनी भी अच्छी सिमिलम हम उसको क्यों ना दें, उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि वहां मेंटेनिंग कॉज परसिस्ट कर रहा है, मेंटेनिंग कॉज लगातार वहां पर प्रेजेंट है। गलत खान पान, किसी को गुटखे की आदत, किसी को टबैको की आदत, किसी को अल्कोहल की आदत, तो ये सारी चीजें जो है हमें कम से कम पेशेंट को अवगत कराना चाहिए। मेंटेनिंग कॉज के बारे में भी हम सबको उनको बताना चाहिए कि आपको दवाइयाँ जरूर मिल रही है, लेकिन आपको खान पान सुधारना होगा। तो ये सारी चीजें अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ये सारी चीजों का अगर हम अपने ध्यान में इन चीजों को नहीं रखेंगे, तो फर्क नहीं पड़ता हम कितने अच्छे प्रिस्क्राइबर हैं, हम हमारी सक्सेस रेट कम होगी। सो सोल्यूशन क्या है? समाधान क्या है इसका? एक ही समाधान है कि मेंटेनिंग कॉज को जितना संभव हो सके कम से कम किया जा सके। क्योंकि किसी को कहेंगे कि आपको स्ट्रेस है, आपके घर में बहुत स्ट्रेस होता है, तो आप घर छोड़ दो,
नहीं, हम उसको समाधान दे सकते हैं कि आप न्यूनतम संभव हो, जितना हो सके आप उतना उसको मिटिगेट करें, कम करें। ये सुझाव हम दे सकते हैं। मैं अब दो डॉग्स के केसेस डिस्कस करने जा रही हूँ। और मैंने डॉग की, स्पेशली जानवर का केस इसीलिए चुना है क्योंकि यहाँ ना तो डॉग मुझे सिम्टम बता पाएगा, और यहाँ पर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है। और होम्योपैथी पे जो हमेशा से सवाल उठाया जाता है कि होम्योपैथी मेडिसिन कार्य करती है, नहीं करती है, प्लेसिबो है, वगैरह वगैरह, और हम सब जानते हैं कि अ, जानवरों पे और बच्चों पे प्लेसिबो का काम नहीं होता। आपको दवा देनी पड़ेगी। छोटे बच्चे और एनिमल्स तभी ठीक होंगे जब आपने सच में दवा दी है। तो ये केस जो है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिम्टम है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव साइन और सिम्टम ही हमारे पास एकमात्र टूल है जिसके मदद से हम इस केस को अनलॉक कर पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि इस केस का सिमिलम क्या होगा। लेकिन जानवरों में हम ऑब्जर्व करने की दिशा में जब भी जाते हैं तो हमें बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस वहां करने पड़ते हैं। और मैंने इन दोनों केसेस के बाद मैं एक ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि क्या फर्क पड़ता है अगर एक चिकित्सक, एक प्रैक्टिशनर सक्सेसफुल केस अगर सामने दिखाता है, तो जो वेटनरी डॉक्टर के पास जाकर ये सारा कुछ क्लिनिकल, उनके क्लिनिकल सेटअप पे जो ये रिजल्ट मैंने वहां दिया था, उसके बाद उनके क्लिनिक में एक छोटा सा एरिया अब होम्योपैथी मेडिसिन का है। तो वहां पर उनका कहना था, ये उनके स्टेटमेंट्स थे कि ये केसेस को क्योर करने के बाद से उनके पास उन्होंने ब्लीडिंग के केसेस लूज नहीं किए। इसके बाद वो फिर इन कुछ मेडिसिन का मैंने बता दिया था, ये रखिए, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई एनिमल की डेथ नहीं हुई ड्यू टू ब्लीडिंग। ओके। तो ये जो केस है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव साइन है। और ये दोनों केस जिस बीमारी का है उसका नाम है इरलिकियोसिस। यह एक घातक टिक बॉर्न रोग है जो मुख्यतः डॉग्स में होता है। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, भूख न लगना, अत्यधिक कमजोरी, लिम्फ नोड में सूजन आना, और अत्यधिक नाक से खून जाना। यह पहला केस है। मान लेते हैं इसका नाम एक्स है। यह एक्स का केस मेरे पास लगभग रात में 9 बजे आया था। और इसे ब्लीडिंग जो है वो सुबह लगभग 9-10 के आसपास ये क्लिनिक में, वो वेटनरी डॉक्टर के पास एक छोटा सा मिस्टर एक्स गया था। और वहां पर इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी लगातार सुबह 9-10 बजे से। जब मैं देखने गई तो इसे तेज बुखार था और ये चल नहीं पा रहा था। और इसकी दाहिनी नाक से, नाक के दाहिने छेद से ब्लड ऊज हो रहा था, निकले जा रहा था, निकले जा रहा था कंटिन्यू। और यह इसके हाथ पे कैन्यूला लगा हुआ था ड्रिप के लिए। मैं इसके पास खड़ी रही थी कुछ देर तक, क्योंकि मैं बस इसे देख रही थी और कुछ कर नहीं सकते थे। वहां पर खड़ी थी और बस देख रही थी, और ध्यान से उसी वक्त जब वो ड्रिप का चैनल निकाला गया तो मैंने देखा कि खून बंद नहीं हो रहा। 3 से 5 मिनट तक मैं बार बार उसके हाथ को प्रेस कर रही थी कि बंद हुआ या नहीं। तो
ब्लड निकले जा रहा है। तो ये सारी दृश्य, ये सारी चीजें देखने के बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद जो टोटालिटी फ्रेम की, जो टोटालिटी मुझे दिखी, वो थी ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज्ड, clotting time increased, and bleeding only through right nostril। इतनी बात मुझे समझ में आई। इसके ठीक 2 दिन बाद मेरे पास एक और सेम उसी डॉक्टर का कॉल आया। मैं बताऊंगी आगे कि इसके साथ क्या हुआ, मैंने कौन सी मेडिसिन सिलेक्ट की, लेकिन 2 दिन बाद क्योंकि सेम केस आया, मैं वो दिखाना चाहूंगी। ये इस डॉग की भी कंडीशन वो पहले वाले से ज्यादा खराब थी। इसको भी सेम इन्फेक्शन कंफर्म हुआ था। इसके भी दाहिने नाक से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था, और इसने ये सारे ब्लड की उल्टी की है, क्योंकि जो नाक से ब्लड जा रहा था, इसके ओनर ने गोद में ले रखा था, तो सारा नाक का ब्लड मुंह से होकर पेट में जा रहा था, और फाइनली इसने उल्टी कर दी। तो इसे भी तेज बुखार था, और ये इसकी अवस्था थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसको बचा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। और फिर उसके बाद मैंने कंफर्म करने के लिए उस वेटनरी डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि क्या आप कैन्यूला एक बार इंसर्ट करके आप एक बार निकालेंगे, तो मैं थोड़ा समझ पाऊंगी कि क्या इसका ब्लीडिंग टाइम सेम उसी तरह से इंक्रीज हुआ है या क्लॉटिंग टाइम। तो एक बार प्लीज। तो उन्होंने वही चीज, वही प्रक्रिया फिर से की, और इसकी इसकी भी अवस्था सेम थी, कोई अंतर नहीं था। तो उसके बाद मैं कंफर्म थी कि इसको भी वही मेडिसिन पड़ेगी जो मैंने पहले वाले डॉग को दी थी। और शायद अब तक हम ये सब समझ चुके होंगे कि वो दवा कौन सी है जिसमें ब्लीडिंग टाइम क्लॉट नहीं होता है ब्लड, राइट साइडेड रेमेडी है, और वो एक स्नेक वेनम से बनता है, एंड दैट इज प्रोटालिस। प्रोटालिस, जैसा कि मैंने हाईलाइट किया है कि राइट साइडेड प्रीडोमिनेंस है, क्लॉट नहीं बन पा रहा, कोगुलेशन डिले हो गया है, और हेमरेजिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन मैंने 200 की पावर में, 200 पोटेंसी में लगातार 15-15 मिनट पर 3 बार रिपीट किया, और चौथी बार मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी, और दोनों के दोनों बिल्कुल सही सलामत 1 घंटे के अंदर ब्लीडिंग कंप्लीट रुक चुका था। 1 घंटे के अंदर मैंने, एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद, मेरे पास दोनों की वीडियोस भी हैं जो मैंने 1 घंटे के बाद रिकॉर्ड की थी। और ये दोनों वहां पर, फिर उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा वो ब्लड वगैरह क्लीन किया गया। ये तब का है। और इस ये जो इन्फेक्शन है, इसका रिलैप्स रेट बहुत ज्यादा होता है, जैसा मुझे वेटनरी डॉक्टर ने बताया था कि अगर डॉक्टर जो वो लोग कुछ इंजेक्शन देते हैं, और उसके बाद अगर रुक भी जाए ब्लड, तो इसके रिलैप्स रेट बहुत ज्यादा होते हैं। 6 मंथ या 1 ईयर में ये रिलैप्स करता है। और एक बार जिस डॉग डॉग को इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको बचाने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इन दोनों के फॉलो अप आज तक है मेरे पास। ये दोनों को कभी दोबारा रिलैप्स नहीं हुआ, एक बार होम्योपैथी से ट्रीटमेंट होने के बाद। तो इसी केस के बाद, ये दोनों केसेस को देखने के बाद, रिपीटेड कंफर्मेशन, ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार ठीक हो गया, चलो हो सकता है पहले कोई और दूसरे वाले केस में भी। पहले वाले केस में तो कुछ वेटनरी डॉक्टर ने मेरे आने से पहले कुछ दवाइयां दे भी दी थी। दूसरे वाले केस में मैंने साफ मना कर दिया था कि कोई दवाइयां मत दीजिएगा, मैं देखना चाहती हूँ, मतलब मैं आकर मेडिसिन दूंगी, बस वही। तो दूसरे वाले केसेस में कोई अलग से दवा नहीं दी गई थी। तो ये केसेस के साथ, मतलब इस पे कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। जो सवाल उठाया जाता है प्लेसबो वगैरह वगैरह, तो ये निस्संदेह जो
जिस तरह का रिजल्ट मिला है और वो वेटनरी डॉक्टर आए दिन देखते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। तो ऑब्जर्वेशन जो है, यानी अवलोकन, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ खास केसेस में। वैसे तो हर केसेस में ऑब्जर्वेशन का अपना एक क्रिटिकल और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप, जैसा मैंने बताया, ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं करेंगे तो टोटालिटी गलत फ्रेम होगी। टोटालिटी ठीक से नहीं फ्रेम हुई तो रेमेडी सिलेक्शन गलत होगा। इसीलिए ऑब्जर्वेशन, सही ऑब्जर्वेशन जरूरी है। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो हम टोटालिटी फ्रेम करते हैं, तो कभी कभी हमें सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए कि हमने सही से किया या नहीं किया। कोई और सवाल उठाए उससे पहले हमें एक बार खुद भी देखना चाहिए कि कुछ चीज मिस ना हो। तो जिन केसेस में, ये सारे केसेस जो मैंने बताए हैं, ये कुछ केसेस हैं जिनमें कि हमारे पास सिवाय हमारी अपनी समझबूझ, हमारा अपना ऑब्जर्वेशन को छोड़कर, प्योर ऑब्जर्वेशन को छोड़कर, हमारे पास कोई और टूल नहीं है। तो ये है पीडियाट्रिक केसेस में, बच्चों के केसेस में। क्योंकि वहां पर बच्चे आपको कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे पेट में दर्द है, नहीं बताएंगे जलन हो रही है या खिंचाव हो रहा है या सेंसेशन क्या है। ठीक है, मोडालिटी नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे वो। देर इज नो सेंसेशन, देर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है वहाँ। वहां पर हमारे पास प्योर ऑब्जेक्टिव साइन और सिम्टम्स हैं। तो पीडियाट्रिक केसेस में, और सबसे अच्छी बात यह है कि पीडियाट्रिक केसेस में हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास प्योर साइन मौजूद होते हैं। कुछ केसेस में नहीं हो पाता, नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादातर केसेस में, पीडियाट्रिक केसेस में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वेटनरी केसेस, वेटनरी, अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कोई भी पशु हो, तो वहां पर वो हमें तो अपने सिम्टम्स बताने नहीं जा रहे, खट्टा अच्छा लग रहा है, पसीना कितना आ रहा है, नहीं बताने जा रहे, मायास्माटिक टोटालिटी नहीं देने वाले, कुछ नहीं करने वाले, प्यास नहीं बताने वाले। तो हमारे पास सीधा का सीधा सिंपल चीज बचती है, वो है साइन, और हमारा खुद का फ्रेम किया हुआ ऑब्जेक्टिव साइन की टोटालिटी फ्रेम करके जो हमारे पास से मिनिमम आता है हम वो देते हैं। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है वेटनरी केसेस में भी। फिर अनकॉन्शियस पेशेंट, सेम, वी कांट से एनीथिंग, कुछ नहीं बोल सकते वो। कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे हम? फाइनली हमें उनकी अवस्था को देखना होगा, किस कंडीशन में है। हाँ, वहां पर हम थोड़ा सा जो आसपास रिलेटिव्स हैं उनके, उनसे ले सकते हैं सिम्टम्स, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में सहायक होगा, उनकी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं। लेकिन अगेन, फॉर द, उस समय प्रिस्क्राइब करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास टूल रहेगा वो हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन, कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। और साइकोलॉजिकल केसेस, साइकोलॉजिकल केसेस, मुझे जहां तक, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मुझे साइकोलॉजिकल केसेस ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि उसमें पेशेंट के, क्योंकि पेशेंट बोल सकता है, आपको बता सकता है, और वो जो भी बताएगा वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। कभी कभी तो बिल्कुल नॉर्मल से लगते हैं, और बिल्कुल भी आपको क्लू नहीं मिलेगा, कुछ बढ़ाकर कुछ घटाकर, कुछ बताएंगे ही नहीं। तो वहां पर केसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो वहां पर भी अगर कोई टूल हमारे रेस्क्यू के लिए आता है, तो वो है हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन। जो हम, इसीलिए मैं जब भी प्रिस्क्राइब करती हूँ तो मैं एक अलग छोटा सा सेक्शन रखती हूँ, खास तौर पे अगर मुझे पता लगे कि इसकी हिस्ट्री रही है कुछ भी साइकोलॉजिकल डिजीजेस की, या पता लगे कि हाँ भाई इनका मेंटल बैलेंस कुछ डिस्टर्ब है। तो, और इन जनरल भी मुझे लगता है कि हमें ये प्रैक्टिस में रखना चाहिए कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। जरूरी नहीं है कि हम हर बार सही हो सकते हैं, हो सकता है गलत हो, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन लिखने की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तो साइकोलॉजिकल केसेस में बहुत जरूरी होता है कि हम अ, अपने ऑब्जर्वेशन पर रिलाई करें।
रादर देन कि जो पेशेंट एक्सप्लेन कर रहा है और किए जा रहा है। और मतलब, तो जब भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, और अगर हमारे ऑब्जर्वेशन पहले भी, अगर हम ऑब्जर्व ठीक ठाक करते हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन से हमें गुड रिजल्ट्स मिले हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो हम अपने ऑब्जर्वेशन पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम मानवों ने आकाश में उड़ना केवल आकाश की विशालता का बखान करके नहीं सीखा, ना ही मात्र किताबों में आकाश के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने से सीखा। हमने उड़ना तब सीखा जब हमने जिज्ञासु मन से गुरुत्वाकर्षण को समझा और ध्यान से उसके हर आयाम का अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन किया, और अंततः गुरुत्वाकर्षण बल को जीत लिया। तब आज मानव आकाश में उड़ पा रहा है। जिज्ञासु मन से अवलोकन करने की क्षमता हमें मनुष्य बनाती है। मुझे इतने धैर्य और सजगता से सुनने के लिए मैं हृदय से आप सबकी आभारी हूँ। धन्यवाद। ये ये वही डॉगी है, और थैंक यू ये सो मेरे मच। रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज किया है। थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम कुछ डाउट्स ले सकते हैं। अगर किसी के डाउट्स हैं तो जी। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल्सो वी हैव गॉट 12 मिनट्स, तो मैम अगर आप पूरे इस पीपीटी को थोड़ा सा समराइज कर दें। जी, जरूर जरूर। हाँ। तो इन पूरा जो मैंने अपना प्रेजेंटेशन आज दिया है, वो बेसिकली क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसके बेसिस पर दिया है। क्योंकि मेरे प्रिस्क्रिप्शन के दौरान मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि और मुझे लगता है कि ऐसे हमारे साथी जो प्रिस्क्राइबर्स हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ भी हुआ होगा कि 3 4 मेडिसिन लगता है कि सेम है, कौन सी दें कौन सी नहीं दें। बहुत बार ऐसा होता है। तो उस समय मैं एक बार करके जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं उसको थोड़ा सा नजरअंदाज भी कर सकती हूँ, लेकिन जो साइन मिलते हैं जिन पे डॉक्टर बोगर ने भी काफी एम्फेसाइज किया है साइन पर, ये उन्हीं का लाइन था कि बॉर्डर बॉडी नेवर लाई। तो इसीलिए साइन पर थोड़ा ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती। अगर आपके शरीर पर मिलाज्मा आया है, डार्क पैचेस आए हैं, तो इसमें, इस सिम्टम, इस साइन में किसी तरह की मिलावट नहीं है तो है। तो इसको हम फेथफुली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर किसी के शरीर पर सफेद पैचेस आए हैं या आर्टिकेरियल एरप्शन, इच कर रहा है तो आर्टिकेरियल एरप्शन आए हैं, सूजन आया है कुछ खाने के बाद, अगर उस तरह के इरप्शन आए हैं, तो इसको हम बहुत फेथफुली रिकॉर्ड कर कर एक सही प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। और वो ज्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में सक्सेसफुल रहा है। लेकिन जब भी, और गड़बड़ी तब होती है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, कि मुझसे मिस्टेक तब तब हुई है जब जब मैंने ओवर एनालाइज किया है। पेशेंट ने एक सिम्टम बताया, अगर मानिए पेशेंट कह रहा है मुझे रात में नींद नहीं आती, और हमने आगे सवाल ही नहीं किया, हमने मान लिया पेशेंट को स्ट्रेस होगा, लेकिन रीजन कुछ और निकलता है। अगर कोई एल्डरली पेशेंट, मेल पेशेंट आया है, उसने कहा रात में नींद नहीं आती, हम पूछते हैं नींद कैसी है, नींद नहीं आती, तो हम उसके और भी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई उसको रात में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, या जॉइंट पेन की वजह से वो बार बार उठ रहा है, या फिर उसको एक हैबिट है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हम सीधा इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं, हम खुद के इवैल्यूएशन करके और फिर समझ लेते हैं कि इनको स्ट्रेस हो। तो ये जो होगा वाली जो टेंडेंसी है हम सभी में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो केस टेकिंग के दौरान मुझे लगता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट का तो हम जो भला करेंगे वो तो है ही, अच्छा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके सही से मिनिमम देकर डेफिनेटली हमें केसेस में सक्सेस मिलेगी। बट हम अपने ही मानसिक जो उलझने हैं
या अपनी मेंटल जो जार्गन है, प्रेजुडिस है और ये सब है, इनसे भी मुक्त होते हैं। हम खुद को क्वेश्चन करते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज होती है कि जब हम ठीक से अपने सेंस ऑर्गन और साथ में अपने इंटेलेक्ट को खुद से क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले कि जैसे हम कोई सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका आधार क्या है, हमने क्यों प्रिस्क्राइब किया है, वो प्योर साइकोलॉजिकल बेसिस है, फिजिकल बेसिस है, या हमने बीमारी को ध्यान में रखते हुए दिया है। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है। तो मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम शॉर्टकट ढूंढेंगे तो हमें बहुत ट्रांजिएंट रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत कम समय के लिए। मतलब पेशेंट 4-5 दिन के लिए ठीक होगा, आपके पास फिर कॉल आएंगे, मैडम उस समय आराम था, अभी आराम नहीं है, फिर से वही हो रहा है। तो हमें खुद से सवाल पूछने होते हैं। और होम्योपैथी फिजिशियन होने का सबसे, मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि आप एक बेहतर मनुष्य की तरह विकसित होते हैं। और आप हर समय अपनी ही थॉट प्रोसेस को रिफाइन करते हैं। और कम से कम जो सामने से जो भी हमारे सामने हम केस विटनेस कर रहे होते हैं, उसमें कम से कम अपना इंटरफेरेंस करके अपनी खुद की चीजें, खुद के मेंटल इंटरप्रिटेशन को ना डालकर, जो वो पेशेंट ने बोला है, इसलिए हैनिमैन ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि जो जैसा आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, संभव हो तो उन्हीं की भाषा तक में लिख दीजिए, सेम वर्ड, शब्द भी मत बदलिए। तो ये है। वेरी वेल समराइज्ड मैम। किसी के कुछ डाउट्स हैं या फिर कोई और कुछ ऐड ऑन करना चाहता है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे भी आपने कहा कि केस टेकिंग में ऑब्जर्वेशन और जो पेशेंट कह रहा है वो दोनों ही बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम्म। आपके साथ कभी ऐसा कोई केस हुआ है, कोई आप केस शेयर करना चाहें कि पेशेंट ने जो नहीं कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था रेमेडी सिलेक्शन के लिए? एनी केस यू वुड वांट टू शेयर? हाँ, एक केस था, वो मैंने जब क्लिनिक ओपन किया था, वो मेरा पहला केस था। वो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का केस था, फर्स्ट। उनकी स्पाइनल सर्जरी हुई थी। और लगभग डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का हम कुछ नहीं कर सकते। इवन सर्जरी से भी वो करेक्ट करेंगे, कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, दे रिजेक्टेड, उन्होंने कहा नहीं हो सकता। तो वो मेरे पास आए थे। तो उनको हर दूसरे दिन वो खुद से कैथेटर यूज करके, खुद से कैथेटराइज करते थे खुद को, और तब यूरिन पास होता था उनका। तो मैंने उनकी पूरी डिटेल केस टेकिंग की। केस टेकिंग करने के बाद मैंने उन्हें प्रिस्क्राइब किया था कॉस्टिकन। कॉस्टिकन प्रिस्क्राइब किया। और फिर प्रिस्क्राइब करने के बाद, ही वॉज अनमैरिड, 53 years old, ही वॉज अनमैरिड बिकॉज ऑफ डिजीज, मल्टीपल डिजीजेस। तो फिर फर्स्ट मंथ में मैंने कॉस्टिकन 0/1, 0/2 चलाया। देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट। फिर उसके बाद मैंने अगले मंथ कॉस्टिकन 0/3, 0/4 चलाया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर एक बार उनकी सिस्टर आई मुझे दिखाने के लिए। तो उनकी सिस्टर से मैंने पूछा, क्योंकि वो बहुत शाय थे, बहुत, मतलब अपने सिम्टम्स बता नहीं रहे थे, और बताते भी थे तो हाँ ठीक है, सब ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने जब उनकी सिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मतलब ही इज वेरी शाय। एंड नॉट ओनली शाय, वो जो है वो किसी और को, मतलब जहां वो सही भी है उसके लिए भी वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, और किसी और को प्रॉब्लम में देख नहीं सकते। वो इतने ज्यादा सिंपैथेटिक हैं। तो उनके डिटेल्स और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी उनके बारे में। और जब मैंने उनकी सिस्टर से सुनने के बाद जब उनकी टोटालिटी फ्रेम की, तो मेडिसिन आई स्टाफ। और स्टाफ जब मैंने स्टार्ट किया, अगले मतलब एक महीना 0/1, 0/2 प्रिस्क्राइब किया, और देने के बाद अगले महीने से उनको इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद उनको 5 to 6 days के बाद कैथेटराइज करना पड़ता था। फिर नेक्स्ट मंथ जब 0/3, 0/4 दिया, तो फिर उसके बाद वो 10 days तक चला गया।
और फिर मैंने इंटरमिटेंट रेमेडी एक इंट्रोड्यूस किया, दैट इज क्लेमेटिस। वो चलाया साथ में एज एन इंटरकरेंट रेमेडी। तो इम्प्रूवमेंट 15 डेज तक चला। एंड नाउ ही इज ऑन 30 डेज। 30 डेज के बाद वो कैथेटराइज करते हैं खुद को। लेकिन मुझे इससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की बहुत उम्मीद नहीं है। मैंने उनको कहा है कि आप इतने दिन एक्सटेंड ना करें, आप 20-25 दिन के बाद आप कैथेटराइज कर लें, सेल्फ कैथेटराइज कर लें। बोले नहीं मैम ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, हर हर फील्ड की अपनी लिमिटेशन होती है। और मैं नहीं चाहती कि आपको मेडिसिन के सिम्टम आने लगे तो आप ओवर ड्रगिंग मत कीजिए। तो मैंने गैप बढ़ा दिया मेडिसिन में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुई। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सर्कमस्पेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी पेशेंट, अब जो मैंने ऑब्वियस कॉजेस बताए वहाँ ऑब्वियस कॉज तो नहीं था, लेकिन वो पेशेंट जो था वो बहुत ही शाय और आउटस्पोकन नहीं था। सीधे सीधे नहीं बोलते थे कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, कुछ भी पूछो ठीक है, हाँ ठीक है। और वो एक्सप्लेन भी करते थे तो बहुत डिफेंसिव होकर, तुम और ओवर सिंपैथेटिक कि बहुत। तो वो केस ऐसा था जो शायद मैं मतलब मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल होपलेस कंडीशन में आए थे जहां आपको एलोपैथ मना कर दे, सर्जरी के लिए मना कर दें। तो वैसे सिचुएशन में मतलब वो मेरे खुद के लिए सरप्राइजिंग था। मुझे नहीं पता था कि आप मतलब 50 मिलीसिमल स्केल से जहां पर इस तरह से रिजेक्ट किया जाए वहां पर। मुझे पता है कि बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन 1 महीने में 2 महीने में रिजल्ट आने लगे, वो भी इतनी क्रोनिक प्रॉब्लम में। तो दैट इज समथिंग सरप्राइजिंग और वेरी होपफुल। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस जब हम करते हैं, तो ये सही कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, देयर इज नो अदर वे। कोई और तरीका नहीं है। कोई भी ओके, जब थैंक भी यू हम मैम। चिकित वी आर एक्चुअली, हमारा टाइम ओवर हो ओके। गया है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, बहुत ही वैल्यूएबल सेशन था। ऑब्जर्वेशन को केस टेकिंग में कैसे को एलिमेंट है इसको समझना। एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड थैंक यू टू IFPH फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। नाउ आई हैंड ओवर दिस सेशन टू नेक्स्ट टीम।